नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज की हमारी क्लास होगी साइंस चैप्टर 8th क्लास 10th जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू रिप्रोडक्शंस ऑर्गन्स। इसमें हम सीखेंगे पहला प्रश्न तो आपको भाई ज्यादातर तो आपको ये बताया जाएगा इसमें कि पाठ को रिवाइज कैसे करें। पूरा पाठ काफी बड़ा है, प्रश्न आएंगे इसमें भी, बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, शरीर के लिए भी, शारीरिक रूप से भी, समझने के लिए भी। वैसे भी हर एक पार्ट, साइंस का हर एक चैप्टर, हर एक पार्ट जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। बस पढ़ने वालों की कमी होनी चाहिए, पढ़ रहे हैं वो, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया नॉलेज मिलेगा इस पार्ट में। आपने खूब पढ़ा भी होगा, पूछे हैं लगभग 8 से 10 प्रश्नों की संख्या है, तो उनको इंग्लिश करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि एक वीडियोस बना के बच्चों के पास में डाल दिया जाए ताकि वो इसको देख ले आराम से, और देखने के बाद में तुरंत एक्टिवेट हो जाए, ताकि पेपर जब लिया जाए तो चक्री न खाए वो। कुछ बच्चों को आदत है चक्री खा जाते हैं वो बहुत ज्यादा, वो चक्री से बचने के लिए बस। चलिए ज्यादा वक्त नहीं खराब करेंगे, हम समझेंगे पहले क्या है। ठीक है, बताया गया है, प्रत्येक चीज यहाँ समझाई गई है आराम से, और समझने के दौरान आपको थोड़ा सा डिटेल से देखना भी है, क्योंकि उत्तर करने हैं टेस्ट में। अभी डाउन रहते हो फिर रह जाओगे, देख लेना। टेस्ट आपका कल भी हो जाता, लेकिन उसके पीछे कारण ये रहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है कुछ। अच्छा देखिए, निषेचन नाम, एक तो बच्चे ने पूछा है निषेचन तथा भ्रूण परिवर्तन क्या है। ठीक है, वो ये जानना चाहते हैं भ्रूण परिवर्तन क्या है, निषेचन क्या है, ये जानना चाहते हैं। तो आप एक तो याद रखें इस चीज को कि निषेचन होता है ना, वो मिलना ही होता है एक प्रकार से। निषेचन का मतलब मिलना ही होता है। मिलने का मतलब संलयन होना, संलयन होना। या नजर आ रहा है संलयन? ठीक है, एक चीज और देखिए, एक चीज आप पुष्प के बारे में पहले आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, आप लोगों को नजर भी आ रही होगी कि जब इसको रिकॉर्ड किया जा रहा था उस समय माइक ऑफ था। मेन चीज ये है सबसे ज्यादा, मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसलिए ये अपने आप ही चल रहा है। आप लोगों को सीखना है तो ध्यान दीजिएगा, सीखते रहिए। जो इसमें है वही बात मैं दोबारा बोल दूंगा, पूरी की पूरी कोई बात नहीं है, आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से, ये मेरी गारंटी है। यदि आप मन लगाकर देख रहे हो तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने एक चित्र नजर आ रहा होगा। अभी आप जो आ रहे हैं, संख्या आ रही है, नोट आ रही, आप उनको मत देखिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं इसमें देख देख के आपके साथ ही मैं देख रहा हूँ। एक चित्र नजर आ रहा है, इस चित्र में जो काम की चीज होगी मैं आपको बताता चलूंगा। ये पुष्प का चित्र है। अब यहाँ से जो ये अंडरलाइन हो रही है ना, इतना ये हिस्सा कहलाता है इसका स्त्रीकेसर या फिर जायांग। ठीक है, इसे ही अंडप कहते हैं। एक प्रश्न आया था कि अंडप किसे कहेंगे, तो अंडप इसे ही कहते हैं। आपके परीक्षा में आ जाए अंडप किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे? वर्तिका, वर्तिकागर तथा अंडाशय को सम्मिलित रूप से जायांग या स्त्रीकेसर या फिर अंडप कहा जाता है। ठीक है, पुष्प के अंदर। और स्त्रीकेसर आपके वो होता है जो जैसे हमारे स्तनधारियों में जो मादा होती है वही पुष्प होती है, उसे स्त्रीकेसर कहते हैं। गुलाबी कलर के दिखाई दे रहे हैं, उनको दल कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। और ये क्या काम आती है? कीटों को आकर्षित करती है ताकि परागण क्रिया सही हो। परागण क्रिया इसलिए सही होगी तो कीट क्या करेंगे? कीट करेंगे भाई अपने जो पैर होते हैं उनकी चिपका के लेके आएंगे परागकणों को। और ये जो नली सी दिखाई दे रही है ना, पतली सी, यहाँ से आधार भाग से निकल के, बीजांड के आधार भाग से निकल के ये नली सी दिखाई दे रही है ना, 6 नलियां हैं ये आपके पुमंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पुमंग, जायांग और पुमंग। ठीक है, और पुमंग की जो पतली सी नली है इसको तंतु कहते हैं या पू तंतु कह दो, कोई बात नहीं। कई कई जगह तो पू तंतु भी आता है 12वीं क्लास की किताब में, और यहाँ पे आपकी तंतु है। ऊपर ये मूंगफली सी दिख लग रही है, बोले परागकोश।
रखता है तुम पराग, नाम तेरा परागकोश। इसके अंदर बनते हैं परागकण, और परागकण वही चीज है जो मानव के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं ना उन्हें परागकण कहते हैं। भाई पेड़ पौधों में जो पुष्प उत्पादक है उनमें परागकण बनेंगे, मानव में शुक्राणु बनेंगे, दोनों चीज एक ही है। ठीक है। इसमें ये जो पुमंग होता है ना, पुमंग पूरा गुच्छा होता है, जैसे 6 नलियां आपको नजर आ रही हैं, देखिए यहाँ देखिए एक बार, 1 2 3 और 4 5 6 आ रही हैं। इन सभी को पुमंग कहते हैं, और इसका एक सदस्य, पुमंग का प्रत्येक सदस्य, एक मतलब प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाओ। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, अब आगे और देखो फिर क्या है, आपको आगे देखना है। परागकोश नजर आ गयो? परागकोश नजर आने के बाद में वर्तिकाग्र, वर्तिका, बाह्य दल, ये हरे कलर के होते हैं, इसमें आपको नजर नहीं आ रहे हैं, मैजिक कलर हो गया ये, हरे कलर के होते हैं, सुरक्षा करते हैं। और नीचे इसका पुष्पासन होता है, नीचे ये तीर तीर नजर आ रहा है कि ये वाला, ये इसको पुष्पासन कहलाता है, यानी जहां से पुष्प लगता है, नाम तेरा पुष्पासन। निषेचन किसे कहेंगे? देखिए, पराग, परागकोश के अंदर बने परागकण, देखो नाम दोनों एक सा सही, परागकण और परागकोश। ठीक है, परागकण बने किंगमा परागकोश में, और वह हवा के द्वारा या कीटा के द्वारा या फिर कोई और आदमी उदमी के चिपके किन्ने जाके किया न क्या करके इंग ऊपर नजर पड़ जाए। आज क्या बोला इन्हें? अंडा से। अंडा से बीच में एक और दिखा है छोटी संरचना के, देखो अब देखो, आ देखो, इन बोले बीजांड द्वार। तो परागकण में नली एक तो छोटी सी निकले टस हो जा, एक और निकले भाई टूटा करके रह जाए, और एक पूरी लंबी निकले और लंबी निकल के आगे दरवाजे के ऊपर खटांग लगावे कि आगे द्वार पर। अब पराग नड़ी निकल गया है, नाम है पराग नड़ी, 2 युग्मक ले गया है हमेशा, यहाँ कई युग्मक ले गया है, 2 नर युग्मक लेके आती है ये, और आके बीजांड द्वार के अंदर से प्रवेश कर जाती है। कई जगह तो क्या सीधी सीधी बढ़ जाए अंदर, तावड़ होगा ना, लेट होती है थाउस न रह के करे हमारी बढ़ जाए, और कई थाउस रख ले बीच की बढ़ जाए, बोल साइड थाउस रखे में नीचे कर आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये परागकण, पराग नली कहलाती है, आपके बता दिया मैंने। अब आगे क्या है, इसमें थोड़ा सा आपसे पढ़ाना पड़ेगा आज तो। 2 युग्मक लेके आती है, आपको बात बता दी ना, फिर भी मेरे को दोबारा बतानी पड़ रही है। कितने युग्मक लेके आएगी? 2 युग्मक। ठीक है, भाई ये दल आएगी आपकी, दल हो गए, वो क्या बताना चाह रहे हैं अब? हाँ, प्रत्येक में आऊंगा, या भी ध्यान रखियो थी। देखो, एक वर्तिकाग्र 6 परागकोश, देख लियो किशोर घोड़ी। तो परागण जान गया, परागण कहेंगे वर्तिका पर उड़ गए किया भी हवा के माध्यम, जल के माध्यम से आदमी में कर दी निषेचन और पुष्प पादवा में कर दी परागण। अब ध्यान रखना, अपन क्या पूछे निषेचन, तो क्या कहा है, अंकुरण द्वारा एक पराग नली बनती है, और वो वर्तिका को भेदती हुई अंडाशय में पहुंच जाती है। वहां पर अंडाशय भेदती हुई यहाँ से, ये इति वर्तिका है, देखो दो अंडरलाइन करिए ना, इति वर्तिका है, इसको भेदती हुई यहाँ पर ये बीजांड में पहुंच जाती है। अब बीजांड में क्या होता है, तथा वहां पर यहाँ स्थित बीजांड में बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश करती है, नीचे बीजांड द्वार है, इसके द्वारा प्रवेश करती है, तथा यहाँ से एक नर युग्मक अंड कोशिका से, अंड युग्मक कहते हैं उसे, अंड कोशिका कहते हैं, से संलयित हो जाता है, यही निषेचन कहलाता है। वो उठ गया आयो, और आगे अठ अंड को मतलब अंड कोशिका। दूसरा चित्र देखो, ये दूसरे चित्र में है, वो देखो दूसरा चित्र, एम के नजर आ रहा था ना, वही है, मैं चीज में कोई फर्क कौन चीज आई है सेम की सेम, वो देखो फुल्लेड़ो घोड़ोसो, वो फुल्लेड़ो घोड़ोसो दिख लाग रही है। ठीक है, और ये फुला हुआ भाग इसका अंडाशय कहलाता है, और ये जो पार्ट है ना, इसके बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिध्रुवीय, और ये बीच में 2 दिखाई देने, इसको ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। बीजांड बड़े बढ़ता सागी पहला को 3 कोशिका जगह में 2 तो सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका। ठीक है, ये देखो नलिया एक छोटी सी चाली है, टस होगी, आ गई, आ गए, आ भी हटता यहाँ चाली जोर मारे ऊपर रहेगी, आ एक निकल गई, एक दमदार या निकली आई, आ बनाओगी क्रिया कर ला। ये जो पार्ट है ना ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, इसके बीच में ये जो ये ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, इसे कहते हैं बीजांड भ्रूण कोश, यानी भ्रूण का ये कोश होता है भ्रूण रखने के लिए, इसे भ्रूण कोश कहते हैं। और ये आपके अंडाशय हो गया, जैसे अंडरलाइन हो रही है ना, ये अंडाशय हो गया। जैसे हम कोई चीज खाते हैं, फल खाते हैं ना, जैसे नाशपाती खावा, बेर खावा, सेब खावा, तो पांगे जगह आप खाए कर खानदार भाग हो ना, गुद्देदार भाग भी बोले अंडाशय, और बीज होगा बीजांड।
यानी बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है। और इसके बाद में ध्रुवीय केंद्रक है। तो आ दो युग्मक ले गया बताया था ना मैं, एक युग्मक तो मंडाई के सागे मिल जाए अंड कोशिका के सागे, और दूसरो युग्मक हुआ है वो आगे ध्रुवीय केंद्र का सागे मिल जाए। तो ध्रुवीय केंद्र कितना हुआ है? दो। एक युग्मक में आयो केंद्र तो तीन हो गया, को नहीं है तीन तो अठे मिल जाए, एक वो अठे मिल लाग रही है, तो तीन केंद्र मिल जाए तो बोले त्रिसलायन। क्या बोला मैंने? त्रिसलायन। और इन्हें देखो त्रिसलायन और त्रिकेंद्र की, इन तीन केंद्रकों की संरचना त्रिकेंद्र की। एक तो अठे मिल जाए, एक का देना हट थोड़ा मन साइड में जागे और आगे जागे ध्रुवीय केंद्र का सागर मिल जाएगा, अट्ठे बजावा डंक हो गए ला। और यहीं पे बनता है आपके ध्रुवीय केंद्रकों की कुछ सहायता से है। अब आगे देखो आगे क्या होता है, आगे सरकार हम थोड़ा सा देखो। ध्रुवीय केंद्र का मिल गयो, आगे क्या होगा देखो, ये अंडा से हो गया, मैं तो बता रहा था आपको पहले ही बता दी चीज। यानी उसके बाद निषेचन होने के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज कहते हैं कि जो युग्मक आया था ना ऊपर से वो, और एक अंड कोशिका, ये भी युग्मक है। जनन कोशिकाओं बाद युग्मक बोले जाए, दो ही जनन कोशिकाओं, शुक्राणु और अंडाणु, बे अंग माओ, नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों मिल जाए मैंने बोले युग्मनज। और युग्मनज को निर्माण होता है बीज को निर्माण होने लग जाए, बीज बनने लगता है, इसे ही कहते हैं भ्रूण परिवर्तन। अब आ डिपेंड करेगा किन पर, आ डिपेंड करेगा अपन पूछो क्या पर, मानव में पूछे तो अपन मानव अर्धांग निषेचन के बाद में भ्रूण में वृद्धि या विकास होना कहलाता है आपका भ्रूण परिवर्तन। और युग्मकों के सलाइन को निषेचन कहते हैं, ये आपको पता है। ध्यान रखो, सलाइन का मतलब मिलना। युग्मक आपके दो होते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक। निषेचन पूछे पूछे ज्यादातर तो आपको मानव वाला ही करना है कि जब मादा युग मादा युग्मक नर युग्मक से सलाइनित होते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। या छोटी सी परिभाषा याद रखो तो रख लियो, युग्मकों के सलाइन को निषेचन कहा जाता है। रख लियो आगे, कोई दिक्कत है कि थारे बोलने की? अच्छा, नोट करना री बात ही पूरी चीज में क्या आई, नोट करना री बात आई कि पुष्प विपादक होने जितना भी हम निषेचन के दौरान भ्रूण कोश में से दो युग्मकों तथा तीन केंद्रकों का अलग अलग सलाइन होता है। यानी दो युग्मक अलग बने, अंड कोशिका और एक युग्मक, और तीन केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक, एक युग्मक और केंद्रक, तीन केंद्रकों का अलग अलग सलाइन होता है। इसे दोहरा निषेचन कहते हैं या द्वि निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के बाद में भ्रूण में विकास या वृद्धि हुआ भी बोले भ्रूण परिवर्तन। ठीक है, निषेचन के पश्चात भ्रूण में वृद्धि या विकास होना, भ्रूण की वृद्धि या विकास होना भ्रूण परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात गई थी बस। तो इंग माई तो ही है, और की में ज्यादा को नहीं, और की में होगा तो और बता दें, लेकिन अभी इतना ही है, 10वीं क्लास के लेवल पर इतनी चीज। अब देखिए चित्र सत्र देख लो ताकि थारा भ्रूण परिवर्तन और निषेचन प्रक्रिया और समझ में आ जाए। हाँ, तो इसमें देखिए आगे आपके सामने नर जनन तंत्र का जो डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें जो अब ये चल रहा है इसे अधिवर्षण कहते हैं, और ये बीच में जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये वर्षण कहलाते हैं। ठीक है, बीच में ये नली है मूत्र मार्ग की, और ये मांसपेशियों को बना हुआ मांसपेशियों को बनी हुई संरचना है, ये वृषण है। इसमें शुक्राणु बनते हैं, हमारी शुक्र वाहिनी शुक्र नलिकाएं होती है, शुक्रजन नलिकाएं, उनके द्वारा फिर इस नली से होते हुए आ जाते हैं। और ये जो ग्रंथि है ना, ये सड़े बीज बीज नाम हुआ प्रोटेस्ट ग्रंथि, चिकना रस स्रावित करती है, ये जो मैथुन क्रिया में सहायता करता है। इंपॉर्टेंट चीज तो यही, ठीक है, ये निर्माण करते हैं इसका, इसका नाम है शुक्राणु। ठीक है, ये आपके शुक्राणु हो गया, ये इसकी टोपी वाला भाग हो इसे बोलते हैं, और ये ग्रीवा भाग इसका, और ये मध्य भाग इस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये चलनशील होता है, ये मतलब गति करके चल सकता है, इसलिए इसके ऊपर पूंछ पाई जाती है। और ये ऊपर जो पाई जाती है इसे एक्रोसोम कहते हैं, ये आता है। और ये अंडाणु की संरचना है, ऊपर लेते हैं थोड़ा सा देखो। अंडाणु की संरचना में आप क्या देख रहे हैं, अंडाणु की संरचना में आपके यहाँ ये पीले पीले कलर में बाहर से दिखाई दे रही है ना, ऊपर खाबर चीज का एन बोले जाएंगे कवच, तो बाहर के कवच हो ताकि सुरक्षा कर सके अंडाणु। फिर तीन लेयर होएंगे बीच में, और ओ केंद्रक हो अंडाणु या अंड कोशिका। ये शुक्राणु आता है, कोई तो बीच में फंस के रह जाए, कोई पर नहीं रह जाए, कोई बीच में रह जाए, आगो तिखो है ना सिस्टम एक्रोसोम, कोई छेद तो भेद गे माँ जागे सागे मिल जाए। ठीक है, और मिलके अठे मिलके सागे बस गोल हो जाए, एकदम गुत्ता गुत्ता हो जाए, बिन बोले निषेचन होना। क्या बोले मैंने? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होना।
यही होता है निषेचन। उसके बाद में अवस्थाएं आती हैं आपके, मोरुला अवस्था आती है, फिर ये अवस्थाएं मोरुला, गैस्टुला, ब्लास्टुला ये आती हैं। उसके बाद में भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाता है, उसे भ्रूण परिवर्तन कहते हैं। शुक्राणु 10 लाख में भी ज्यादा, ठीक है, स्वस्थ आदमी में 10 लाख में ज्यादा शुक्राणु उठे बने वर्ष में, और इस नली के द्वारा हो गए, और इस नली के द्वारा होते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। और अट्ठा नहीं, अट्ठा बोले शुक्राशय, यानी यहाँ किराए मकान ले रखे हो आपको दोनों साइड में, दोनों नलियां। इल्लो बनाओगे तो इनके आगे इम रह जाएगा, इल्लो बनाओगे तो इम रह जाएगा। और मूत्र की थैली यानी मूत्राशय में दो नलियां है, मूत्र वाहिनी में एक हटवाओगे बता बेरो पड़ गयो उत्सर्जन और चित्र देखड़ो ना भाई, मूत्र वाहिनी में बैठा है आ मूत्र नलिका बाद नीचे चोंच से निकलेगा बाटे है, बाकी सिस्टम वो नीचे और रहेगी। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग है ना, ये शीर्षण कहलाता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि इसके द्वारा शुक्राणुओं को छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद में ये तो शुक्राणु छोड़ती है, और ये छोड़ती है चिकना रस साथ में। शुक्राणु और चिकना रस साथ में मिलकर आता है तो उसे कहते हैं सिमन। क्या कहते हैं उसे? सिमन, या फिर ये वीर्य कहते हैं। ठीक है, आपने देख लिया होगा, ये आपको ऑफलाइन क्लास में बताया गया है। लेकिन इसमें यदि सूजन आ जाता है ना धीरे धीरे प्रोटेस्ट ग्रंथि में, इसको ज्यादा यूज करें, इसको ज्यादा खींचातान करें, मतलब ज्यादा खींचातान करा दें, प्रोटेस्ट ग्रंथि में सूजन आ जाए, सूजन आना फिर क्यों है? सिमन को नहीं बढ़ाओ फिर। ठीक है, या फिर यो क्या होगा, वो फूल जाओ, फूल के आप फूल लगी इन दबा लेगी तुम, और क्या हो शुक्रास से ऊपर तक जाओ जिन दबा लेगी तो इंग मा शुक्राणु ए बारे को नहीं आने देसी, बारे नहीं आने देसी तो क्या हो सी शुक्राणु को नहीं आओ फिर, यानी बाजपन की स्थिति आ जाएगी, निषेचन को नहीं होगा, निषेचन को नहीं होगा जो संतान उत्पत्ति का जो सुख है वो प्राप्त नहीं कर पाए, और क्या होगा आगे देखो। इसलिए थोड़ा सा बचाव करें इन चीजों का, ठीक है ना, संयम जरूरी है, कंट्रोल करें इन चीजों को। ज्यादा कोई काम करेडो गलती हो, ज्यादा काम करेडो गलती हो, ठीक है। ऐसे काम जो शरीर को नुकसान पहुंचाते उस काम को थोड़ा कम मात्रा में किया जाए तो बढ़िया रहेगा। आगे देखो, थोड़ा साफ हो जाए, साफ होने के बाद में देखो अब आगे देखो। अब पहला पोत इन गयो है ध्यान, अठे गयो इन बार की पूरे एरिया पर पड़ियो ध्यान जाके, मैं कहूँ पहला इल्लो देखो वही बता दे सागे चित्र में, तो ओ इन सागे आओगो इन समझा इन समझ लिया, पहला इल्लो समझो तो ओके मंदिर एन भी देखो, ये उल्टी नाशपति के आकार का है, वनस्पति हो ना, नाशपति भी आकार को इन बोला यूट्रस, क्या बोला इन्हें? यूट्रस यानी गर्भाशय, क्या बोलते हैं इसको? गर्भाशय बोलते हैं। और गर्भाशय यानी क्या हो गई है, अपनी भाषा में बोले तो बचाता नहीं। और ये मतलब 3D आकार, 3D का चित्र है। 3D का मतलब न्यू लगा दिखा शरीर का भाई है, फिट हो रही है एकदम शरीर का। ये दो ओवेरियो है, अंडाशय ओवेरी, और ये नली होती है फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी अंडो, यानी अंडो फूट के फैल जाए बोला फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब मान नली हो गई है। आगे झालर सी लगेड़ी है, झालर नुमा आकृति से ये अंडाशय को बांधे रखती है। अंडाशय जो ही अंडा निकलता है इस नली में चला जाता है। 1 महीने तो इल्लम इल्ला अंडाशय और 1 महीना इल्लम, ठीक है। और आम शुक्राणु की नली शुक्र वाहिनी बोले, आज अंडाणु की नली होगी अंडवाहिनी बोले। अंडो ज्यादा से ज्यादा कट तक आ सके निषेचन क्रिया खातिर, हटता आ जाओ उठ तक आ जाओ, अठ तक आ सके बस, यही 1 महीने इल्लम आ सके, ठीक है। और ओ धनी करके पूछ सीधी भागो फिर स्पीड से। ये चलनशील होता है युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु जो है वो चलनशील होता है, ये चल करके यूट्रस में आता है, यूट्रस में यहाँ से गति करना शुरू करता है, यहाँ से एंटर करना। अब पर्सन वो उठा गया, अब इंटर क्या करा, एंटर करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। थाना मान लो कोई गड्ढा बिठा दे, दुकान पर बिठा दे, कोई कर लो गल्ला कन बैठ जाओ, फिर सामने गल्ला में सरकाओ, क्या सरकाओ, काट लो सरका दो, काट दो रागन कर लो, वैसे ही है बस। इस सेप्रम को, इस शुक्राणु को इसके अंदर, फिर यहाँ से
इस यूट्रस से होते हैं वो यहाँ गति करते हैं। यहाँ पर जो है ना, यही है बस, अंडवाहिनी में जो अंडा है यहीं पे निषेचित होता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आगे हम प्रश्न हो ही करे, ज्यादातर बहुत बार उलझे हैं। निषेचन कहाँ होता है? सिद्ध मारेगा तो यूट्रस में, बच्चादानी में होता है, गर्भाशय में होता है। तीन ऑप्शन आगलो जान करके दे, चौथा ऑप्शन क्या है? अंडवाहिनी हुआ है। तो बार बार बताया अपना प्रश्न कर दे भी कौन दो ये जाएगा वहां अंडा होता है। अंडा वो ये कई तो अड़े फंस के रह जा, कई शुक्राणु मर जा, कमजोर होंगे। एक उत्तेजना आओ तकड़ो ही कुंकार बने गल्ला, और इसने भेद दे वो एकदम आजू को अंडा की बाद लो कवच भेद गए तीनों लेवर ना पार करके लेयर आने पर, लेयर को मतलब परत अन पार करके अरे इंग्लिश आगे मैच हो जाओ। ठीक है, साफ सफाई चल रही है, एक बार को आगे देखो। यहाँ शुक्राणु आने के बाद में यहाँ तक आएगा, और यहाँ आके फिर शुक्राणु गति करके यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ अंडा निषेचित हो जाएगा आपका, 12 को नहीं होठी हो वो। अब ये बार वाली दीवार है पेट की, बारली पेट की दीवार ओडा सुंडो होगी, और वो नीचा आ गया, फिर नीचा आए बाद में अठे अब थे जानो आगे के होगा के ना होगा। पीछे बैक साइड यानी कमर, और वो बीच में भाई सुसुत्यो पड़े बच्चा था नहीं। ठीक है, देख लो ये यहाँ पर पड़े रहा प्लेसेंटा ऊपर पार्ट हुआ, गर्भाशय की जो ऊपर की दीवार होती है ना, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, ये इतनी प्लेसेंटा होती है। ये आई बार ना आवे बाद में, और प्लेसेंटा हो गया नली जुड़ रही है, जुड़ गई बाह्य के खट्टे जुड़ रही है, सुंडी में जुड़ रही है, बाह्यो से बाह्यो सारा सुंडी में जुड़े दिया उनके बोला गर्भनाड़ यानी अनबिलिकल कॉर्ड, इंग्लिश में अनबिलिकल कॉर्ड कहते हैं या गर्भनाल कहते हैं। जब भ्रूण में पेट के अंदर 3 माह का हो जाता है तो उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है, यानी गर्भ कहा जाता है उसको। संज्ञा देना मतलब नाम दे दी जाए, संज्ञा मतलब नाम ही हुआ है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान मेरे अंदर। तो फिटस का मतलब गर्भ होता है। ठीक है, ये गर्भ में अंदर बच्चा हो गया, और ये यूट्रस आपके बच्चादानी हो गई। सर्विक्स है, सर्विक्स का मतलब ये बच्चादानी का मुहाना होता है, यानी यहाँ से बच्चे की बाहर डिलीवरी होती है, बच्चा बाहर यहाँ से आउट ऑफ मतलब बाहर निकलता है। ये आगे आपके बच्चादानी वाला लास्ट मुहाना, इसमें बच्चे का विकास होता है, और बच्चे का विकास होता है यही आपका भ्रूण परिवर्तन कहलाता है। आपको मैंने कहा है कि भ्रूण परिवर्तन आपको जानना है तो इस प्रकार से आप सीखेंगे। ठीक है, भ्रूण परिवर्तन जान गए, प्लेसेंटा हो गई, ये नाड़ हो गई, कोर्ड बोलते हैं नाड़। कौन सी नाल है ये? गर्भनाल, हिंदी में याद रखो गर्भनाल। ठीक है, अब आगे और देखो, आगे ये जानकारी हो गई, इधर वाली भी हो गई कंप्लीट, ये भी आपको पता चल गया। निषेचन की बात चल रही है, निषेचन होता है पहले देखो पुराणों में यहाँ से आते हैं, आगे फिर यहाँ निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद में ये होता है। अब देखिए आप प्रश्न आ रहे हो गर्भ निरोधन की है। ठीक है, वो ऊपर चित्र है ना, वो तो 2D है और वो 3D है, यानी वो न्यू लगा दिखा शरीर को काट के मिल देगा। ठीक, शरीर का माऊ काट के दिखाए, और वो ऊपर लो दिखा तुम बनाए। ठीक है, तो वो समझाना वास्तव है, वो भी समझाना वास्तव है। न्यू सोचता हो और की काम खातर होगी, वो समझाना खातर होगी, अभी को नहीं है। कई खा जाए चक्री खा जाए इसी सवाल हम, इसे प्रश्न हम चक्री खा जाए ओके काम आओ दो किया बना दिया। गर्भ निरोधन देखिए पहले, गर्भ का मतलब अभी बताया मैंने फिटस होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ फिटस नाम लिखा हुआ है ना, फिटस ये इसको गर्भ कहते हैं। 3 माह में ये गर्भ कहलाता है। पहले तो कोशिका विभाजन हो वो, निरोधन का मतलब रोकना हुआ है, निरोध करना, वर्जित करना। वो होगा कैसे? जैसे मान लो ये शुक्राणु इसको नए मिले, अंडाणु को नए मिले तो रुक गयो ने, रुकने नहीं के बोला गर्भ निरोध करना, यानी शुक्राणु की भी सूरत में अंडाणु से अगर नहीं मिलना चाहिए, बतारी गारंटी है कि भाई अठे इंटर कर दिया आप शुक्राणु, अब गया 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 आगे गया, आगे उड़ जाओ, लेकिन अठे अपना गेरो फाट को तकड़ो कर है, अब आगे कौन जान दिया, आगे नहीं जान दिया वही के कहलाओ, वही निरोधन कहलाओ। क्या कहलाओ? निरोधन की आपने यहाँ पर इसका निरोध कर दिया, रोक दिया। अर्थात मादा के जो अंड कोशिका है, तो मादा के अंड युग्मक का शुक्राणुओं से निषेचित न होना, निषेचन को मतलब बताया ना नए मिलनो, निषेचित नहीं होना क्या कहलाता है? आपके गर्भ निरोधन कहलाता है। समझ आई बात की? और जे अठू आगे उड़ अठ पूछ ले डाट के आधार कार्ड डाके आगे क्या जाए, आगे जे उड़ जाए फिर तो कौन डटे, फिर तो और तरीका ही बात हम बता सो तरीका के
बांग द्वारा ही आप रोक सका नहीं को रोक सका। ठीक है, चलो आगे देखो। गर्भ निरोधन, मादा के अंड युग्मकों का शुक्राणुओं से निषेचित नहीं होना, यानी शुक्राणुओं द्वारा कया भी करके आप निषेचित न रोक दें तो मैंने बोला गर्भ निरोधन। ठीक है, कई विधियां हुए, एक तो रासायनिक विधि में तो दवाई आ जाएंगी, जैसे शुक्रनाशी क्रीम आ गई, या फिर पिल्स आ गई, सहेली टेबलेट आ गई। ठीक है, और यांत्रिक विद्या में कॉपर्टी आ गई, कॉन्डोम आ गयो, और आपकी वेक्सोटोमी ट्यूबोकोटोमी आ गई। वेक्सोटोमी मतलब पुरुष नसबंदी, और ट्यूबोकोटोमी ट्यूब की मोह है महिला फेलोपियन ट्यूब होवे ना अंडवाहिनी ट्यूब। कोटोमी को मतलब विज्ञान में नाम लाग सिटोमी, मतलब काटने सेटने संबंधित होवे ना, शल्य क्रियाओं संबंधित काटाणु बड़ा टोमी लाग गई है तो ट्यूबोकोटोमी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछो, यौन संक्रमित रोग क्या है? तो यौन को मतलब शरीर होगा, तो यौन संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग यौन संक्रमित रोग कहलाते हैं। यौन संक्रमित यानी लैंगिक लक्षणों के कारण, लैंगिक अंगों को ये रोग हो लाग जाए, बिन बोला यौन संक्रमित रोग। उदाहरण के लिए आप एड्स एड्स HIV वायरस से होती है ना लाइलाज बीमारी, गोनेरिया सुजाग बोलते हैं, नाइजीरिया बोल दो या नाइजीरिया बोल दो, गोनेरिया ही से होता है, नाइजीरिया गोनेरिया ही। सिफिलिस, इसका बताया था मैंने आपको, इसका नाम होता है आज तक। एक और होता है ना हर्पिस रोग, और होता है एक हर्पिस। कौन सा रोग होता है? हर्पिस, वो भी आपके इसमें आता है यौन संक्रमित में। और इनके जीवाणु आपको शायद याद होंगे, गोनेरिया में तो आपको बताया था मैंने नाइसीरिया गोनोरी, गोनोरी नाइसीरिया वाला, और ट्रिपोनेमा पेलिडम बताया था इसका शायद, ट्रिपोनोमा पेलिडम, ये आपके सिफिलिस का आज तक होता है। गोनेरिया में तो क्या होता है कि छेद से हो जाते हैं ऊपर बहुत। ये देखिए विधियां इसकी रोकने की, गर्भ निरोध रोकने, ये को पहले इसको देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे लोकप्रिय भी है, लोकप्रिय मतलब लोग ज्यादा पसंद करें आपसे। इससे गर्भदान को रोकते हैं, ये है कॉन्डोम। ये दो प्रकार का आता है, नर के लिए अलग आता है, मादाओं के लिए अलग आता है। ठीक है, ये नाम आपको आते हैं लिखना, क्या सीख रहे हो? हाँ, ये लाग रहे कान देखन, ये तो है ना, ये तो पोजिशन के ऊपर पहना लिया जाता है, और ये मादाओं की, यानी इसको ऐसे ले जाके और इसके अंदर सेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही सेक्सुअल क्रिया होगी, मैथुन क्रिया होगी, तो शुक्राणु इसी के अंदर रह जाएंगे, और जब इसको बाहर निकालेंगे खींच के ना से ऐसे पकड़ के बाहर निकालेंगे, तो शुक्राणु इसके अंदर ही बाहर निकलाएंगे, अंदर तक जाएंगे ही नहीं। एक काम तो ये उपाय। दूसरा है कॉपर्टी वाला। कॉपर्टी में देखो डॉक्टर क्या करता है, इसको अंदर देके यहाँ फंसा देता है थोड़ी सी, तो इसको यहाँ फंसा देता है, दोनों नली बंद होगी, अंडाणु बारे को नहीं आज के, शुक्राणु जो जोर करे वो तो ही हट जाता ही, आगे दे भाई गलो बंद है, आगे जाई कौन पछवा जो इतनी जिंदगी हो बेचारे की, 5-7-10 मिनट की जिंदगी हो, इतना मुड़ जाए तो उड़ जाने पछवा जो पछवा बारह जो इनमें एक धागो बांध दियो जाए बाहर ताई, वो धागो लटक पोक रहे हमेशा ही, जब तो कभी भी 3-4 या 5 साल बाद में निकालनी हो है, सामान 3 साल मान ले और 5 साल 3 उस पहले निकला ही को नहीं, 5 या 4 ताकत पकड़िए डॉक्टर खींच लिया पर देखो टी वर्गी आकृति नाश्ते का नाम है कॉपर्टी। फायदो भी है इनको, एक तो फायदो तो है कि गर्भ रुक जाए, बच्चों को नहीं उत्पन्न हो, और नुकसान थाने बेरो ही है, धातु की बनेड़ी है तो महाधातु क्रिया कर करके अमला सा गए, अमल भी आऊंगा पेट में तो अमल सा क्रिया करके नुकसान ही करेगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कंट्रोल रखें, संयम रखें, धैर्य रखें अपने आप पर, बस सबसे बड़ा यही है। क्यों इनको बिना मतलब ले रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, क्यों ये टेबलेट खाओ, सहेली टेबलेट भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश की संस्था एक उसने बनाई है, महीने में 1 बार खानी पड़ती है, बहुत ही बढ़िया है ये वैसे तो, लेकिन उनको स्वास्थ्य बनाया तो बे है बिना स्टेरॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन को नहीं बिना स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड हार्मोन लेोगे तो एक बार तो क्या होगा उत्तेजना आएगी, और बाद में क्या हो जाएगा सदा सदा के लिए ऐसे लटक जाओगे। कई कई कौन ले रहेंगे मोटा होना खातर गोली ले ली, गोली ले 4 दिन बाद में तो नहीं लगा नहीं, वैसे तो पाट देंगे धरती, और 1 महीने के बाद में बस पचो विषय विषय रूप। इसलिए जो आपका प्राकृतिक शरीर है उसके साथ किसी प्रकार के खिलवाड़ न करें, स्टेरॉइड हार्मोन युक्त चीजें होती हैं, एक बार दिखावा करने के लिए आती हैं, फालतू मैंने बिना ना देखे वो टेलीविजन में देखो भी फिल्म में देखा तो ईर्ष्या ही एक बार गोली लेगी हो ईर्ष्या और कीमी को नहीं हो। स्टेरॉइड हार्मोन युक्त गोलियां ले लेते हैं, टेबलेट ले लेते हैं, उससे ऐसा हो जाता है, और कोई कुछ नहीं है इससे, सारी हमारे स्वास्थ्य के खिलाफ या स्वास्थ्य उड़वाने के लिए ये सारी की सारी चीजें, ये थोड़ी सी मुफ्त में है, लेकिन ये बचाव करने के लिए ये कौन सी अपने ताकत लाएगी शरीर में,
आगे देखो, जनन स्वास्थ्य में क्या होगा, यौन संचारित रोगों से बचने के लिए हम ये जो साधन बताए ना मैंने नीचे, इनका प्रयोग करके हम स्वास्थ्य को बनाए रखें, अपने शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखें, वही हमारा जनन स्वास्थ्य कहलाता है। इसके बाद में मतलब कॉपर्टी, कॉन्डोम, सहेली वगैरह या वेक्सोटोमी, ट्यूबकोटोमी, इनको अपना करके हम यदि अपने आप को बचाते हैं तो वह हमारा जनन स्वास्थ्य कहलाता है। शुक्रनाशी क्रीम, कॉन्डोम, लूप, लूप कह दो या लूप या कॉपर्टी, आयोडीन या बोला इंट्रा, ये क्या है आगे आपके, इधर आ गया ओवेरी को, यानी ट्यूबोकोटोमी में डॉक्टर यहाँ से इन दोनों नसों को काट देता है, अंडवाहिनियों को यहाँ धागे से बांध देता है, इसे ट्यूबोकोटोमी कहते हैं। ऐसे पुरुष में जो नस होती है ना शुक्रवाहिनी वाली, उसको काट दिया जाता है पुरुष में, उसे वेक्सोटोमी कहते हैं। ठीक है, उसे वेक्सोटोमी कहा जाता है। ये आ गया था कि द्विरज्जु का एक प्रश्न और पूछा गया था, द्विरज्जु किसे कहते हैं। तो डीएनए जो होता है ना हमारा, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, हमारे अंदर डीएनए और आरएनए दो होते हैं, इनको न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। डीएनए होता है वो दो लड़ियों से मिलकर बनता है, आरएनए में एक लड़ी होती है, डीएनए में दो दो लड़ी होती है। ठीक है, दो लड़ी मतलब द्वि लड़ी, एक लड़ी तो आ रही एक आई नहीं, और पट्टो से दिखा नहीं, पट्टो तो इन्हें घूम गया एक, अरे एक कोई नहीं घूम गया दो, एक तो तीन पांच और एक पांच तीन है। ठीक है, अंग बीच में शर्करा शर्करा बनेड़ा है, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, कौन सी का, राइबोज शर्करा का। डीएनए तो डीऑक्सी राइबोज को बनेड़ो है, और आरएनए राइबोज एकली को बनेड़ो है। ये वास्तविक में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल नाम है, आरएनए को यानी डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। अंग बीच में चार प्रकार का नाइट्रोजन क्षार पाए जाए, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन। गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन, हाइड्रोजन बंध हुए ए सी टी जी। ठीक है, ये बेस पेयर यानी जोड़े में जुड़ेड़ा है। समझ में आ गई, सारे एक बार इतनी जानकारी है डीएनए की। कदे कदे वो प्रतिकृति भी करे आपकी डीएनए की, प्रतिकृति का मतलब दो टुकड़ा भी बना ले। अगला प्रश्न है पेंटोस शर्करा क्या है, ये भी पूछा गया था। पेंटोस शर्करा न्यूक्लिक अम्ल हमारे जितने भी हैं दो ही है, जितने कितने हैं, एक तो आरएनए एक डीएनए, दो ही है। आरएनए और डीएनए जो है उनके अंदर जो शर्करा पाई जाती है उसे हम न्यूक्लिक पेंटोस शर्करा कहते हैं। ठीक है, एक मोक्सी डिऑक्सी पाया जाए, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और एक राइबोज वाली। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, यानी क्यों करती है डीएनए प्रतिकृति करना क्यों आवश्यक है, रेप्लिकेशन करना क्यों आवश्यक है। रेप्लिकेशन को मतलब पहला समझो क्यों है, प्रतिकृति को मतलब वो है कि डीएनए आपके कठों भी एक डीएनए और बना, एक लड़ी और बना ले, आ लड़ी एक लड़ी और बन जाएगी, फिर ऑटो कट जाओ तो एक डीएनए हो गया। अतः एक डीएनए है वो इल्लो भी एक लड़ी बना ले, तो इल्लो डीएनए बन गयो। अब इंगे लड़ी कटल आ जाए, अब लड़ी इंगे कटल आ जाए, तो एक डीएनए दूसरे डीएनए में प्रतिकृति कर लिया, इनके बोला डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति प्रजनन में क्या महत्व हो, डीएनए प्रतिकृति के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है, यानी डिसाइड किया जाए कि कोशिका विभाजन के बाद में जो नई कोशिका बनाएंगे ना, पुत्री कोशिका, उनमें डीएनए की मात्रा समान रूप से प्राप्त हो। समझ आई बात, जो कोशिका विभाजन के बाद में नई कोशिका बनेगी उसमें डीएनए की मात्रा समान रूप से प्राप्त हो, यही सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट महत्व है। यह नहीं कि अलग अलग संतान है, अलग अलग कोशिकाएं तो अलग अलग डीएनए उनमें, यह नहीं, सब में एक समान रूप से फैले। लैंगिक जनन के आधारीय लक्षण क्या है, यानी उसके मूलभूत लक्षण क्या है वो आपको बताने हैं। तो मूलभूत लक्षण तो देखो मंडा सौ मूलभूत है, वो तो ये है कि इन दो जनक भाग नहीं, बस लैंगिक जनन में दो जनक भाग नहीं, अलैंगिक में एक जनक। अच्छा, दूसरो इंग जो की संतान उत्पन्न हो लैंगिक जनन में, वह एकदम आपके जनक का समान को नहीं होगा, थोड़ी बहुत भिन्न हो, अलग अलग हो। उत्पन्न संतति अपने जनक के एकदम समान नहीं होती है, थोड़ी बहुत अलग अलग होती है। तीसरा इसका लक्षण है, इसमें निषेचन क्रिया होती है, नहीं अंडाणु शुक्राणु मिलन होता है, निषेचन क्रिया होती है, सलायन होता है। और चौथा लक्षण इसका, यह सामान्यतः उच्च श्रेणियों की जीवों में पाया जाता है। सामान्यतः हर हालत में कौन कहूँ, सामान्यतः मतलब 98% तक बड़ा जीव है ना, उच्च श्रेणी का, जैसे स्तनधारी वर्ग का जितना भी जीव है अंग बीच में पाए जाए वो जनन। और एक और याद करो तो और कर लियो आपने, इनमें बीजाणु नहीं बनते, लैंगिक जनन में बीजाणु नहीं बनते, जबकि अलैंगिक जनन में बीजाणु बनते हैं। ठीक है, ये चार है। आगे उल्टा बिंगा अलैंगिक का पूछ ले तो उल्टा कर दिए वहां, एक जनक भाग ले संतति बने हुआ एकदम आपका जनक के समान बने बिंग मां, अलैंगिक में वो लैंगिक है,
और इस जनन में निषेचन क्रिया होती है तो उसमें जनन में नहीं होती है। ये उच्च श्रेणियां में हो, निच्चा में हो, निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। ठीक है, इसी के साथ एक प्रश्न और है इसका, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, पहले ही बता दिया। अंडक किसे कहते हैं, तो पुष्प के अंदर जो जायांग में वर्तिका अगर वर्तिका अंडा से पाए जाते हैं, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं, अंडक कह सकते हैं, पहले ही बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न लास्ट जो ये है आपको, कि जीवों में विविधता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु वेस्टी के लिए लाभदायक क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। पहले तो अपन वही अंतर होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि स्पीसीज को मतलब क्या हो, पहले शब्दार्थ देख लो। जीव तो जानो ही हो, विभिन्नता को मतलब परिवर्तन या चेंज। स्पीसीज को मतलब जाति कह दो, प्रजाति कहते हो, समुदाय कह दो। समुदाय को मतलब बहुत सारे लोग एक साथ कह रहे हैं, बिन बोले जाति या प्रजाति या समुदाय। वेस्ट को मतलब वो है जी आपनो परिवार है, परिवार में आपने 20 घर है मान लो, ठीक है, 20 घर में एक घर हुआ है बिन बोले वेस्टी, पूरा सागे हो समष्टि, वेस्ट इक्वल टू समष्टि। जी हाँ मान लो। और दूसरा उदाहरण देखो, गर्मिया में गाय चरने जाए खेत में तो पूरा झुंड जाए, मान लो 50-50 गाय सागे जाए, बात क्या होगी, गाय की प्रजाति होगी, यानी गाय की समष्टि होगी। और मामे एक गाय इन्हें भी नचरती आंड बोगर दे बाबांगे वेष्टि होगी, समझ आई बात की। तो समष्टि का मतलब है पूरे समुदाय से, पूरे सभी चीज, और वेष्टि का मतलब होता है किसी एक चीज से। ठीक है, तुम तो ये आवश्यक नहीं है। अब जीवा में विविधता जब लाभदायक क्यों है, देखो देखो विविधता नया होगी ना, जब क्यों होगा, परिवर्तन आना जरूरी है। परिवर्तन यदि नया होगा तो अपन वातावरण है कदी कौन छोड़ा है। इन वास्ते एक कहानी भी बनेड़ी है छोटी सी, टाइम की लात तुम बच जाओ, और कोई लात खा ले तो ही कोई बात कौन, टाइम की मारूं बच जाओ, टाइम एक बार ठोकर मार दे और बाद में कोई कौन से मार दे। ठीक है, तो इन वास्ते टाइम परिवर्तन हो, समय परिवर्तन हो, हिसाब में अपन भी थोड़ा बहुत अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं करा तो अपन वातावरण के करेगो। डार्विन को सिद्धांत याद करने के, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या कहता है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ये कहता है कि इंसान अपने आप को तभी समर्थ रख पाएगा या तभी जीवित रख पाएगा जब प्रकृति हमारा खुद चयन करेगी। प्रकृति में विषय विषय पढ़िया नहीं सुस्त पढ़िया, मुंह उतार रख के स्कूल में खड़िया तो ही मुंह उतारिया खड़िया, आवा लड़ लिया मेरे और कर लिया, उससे क्या होगा, सुस्त पड़े रहोगे, प्रकृति कभी लात मारेगी, कोई मतलब को नहीं, कोई मतलब वाली बात कौन, झंड कर ली पे एकदम पूरी सिस्टम बैंड कर रखे पूरा। थोड़ा ध्यान रखने की बात है, सुस्ती में की है, अब जितनी जिंदगी है वो एकदम करंट में रहेगी, एक्टिवेट रहेगी, काम करो नहीं फालतू में उल्टी सुल्टी जगह एनर्जी खराब करने की बजाय सही जगह एनर्जी रखाना पाना, खराब करा तो भी वह खराब कौन मानेगा। पहला समष्टि को अर्थ जानो क्यों है, किसी प्रजाति या समुदाय से, जबकि वेष्टि से हमारा तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब होता है समझना। वेष्टि से हम समझते हैं प्रजाति या समुदाय का एक सदस्य, वेष्टि को मतलब वही हुआ है एक सदस्य कोई। ठीक है, अभी मैं उदाहरण समझाऊंगी थाने में, विभिन्नता नया होगी क्यों। अब जी देखो भाई, जिराफ हाले मार के कई ले मार के कई जिराफ जब नीचे चरे करता है जब बाकी गर्दन नीची हो करती, फिर बार नीचे धरती पर घास कम हो लगे, ऊंचा चढ़ लगे, ऊंचा चढ़ लगे तो गर्दन ऊंची हो लगी। बन तो चलो बात कह दी, लेकिन आपा के नाम बा ऊंची गर्दन हो भी समझा, देखो ऊंची गर्दन हो बांग मा परिवर्तन हो, विभिन्नता आई ना, विभिन्नता आई बा बांग स्थायित्व खतरे, विभिन्नता के कारण आज भी बैके जीवित है, बांग स्थायित्व बन रही है। ठीक है, यदि एक जिराफ मार बीसी परिवर्तन और हम नया वार दे वह और मर जा वो एक जीत जा, यदि और सगड़ा लंबी नाड़ होगी एक के नीचे रह जाए तो वो मर जाए। मतलब एकला आदमी में परिवर्तन आ वो कोई काम को नहीं, पूरी स्पीसीज में परिवर्तन आना जरूरी है। वही तो बात है जी, आप समाज है, समाज कह दो, समुदाय कह दो, प्रजाति। ठीक है, समाज में एक आदमी परिवर्तन आना किमी को नहीं हुआ है, पूरे पूरे समाज में, पूरे परिवार में, पूरी प्रजाति में, पूरे गांव में, पूरे देश में परिवर्तन आओ जल्दी सब कुछ होगा। तो आपर्सन अट्ठा आ चीज सिखावे अपन। अब जी मान लो थे गर्मिया में सौगात थे, देखी मान ली सुबह सुबह खेता में सर्गी आव लाग रही सोगा, तो झुंड में चलने देता है तो ठीक है, कोई कुत्तियों जो वांगा नहीं घुसा तो सागे सागे टूट पड़े कुत्ते, कोई कुत्तो भी वांगा नहीं घुसा तो सागे सागे टूट पड़े, कुत्ता जी तो डटे ही नहीं बाजा आने कई दूर नहीं। ठीक है, और यदि एक गांव है मान ले सोया मुंह 99 एक का चलन एक खानती भेड़ और बात होगी, खानती भेड़ को राड़ो न्यारो एक का नहीं बात चल लग जैसे भाई कुतिया के करे फिर बाज गए बिन बजाती कई दूर आखती कर ली, तो वही मतलब वो है। मान लो सागर रहने को यानी स्पीशीज में रहने को और एकांत में रहने को। ठीक है, तो याद रखें इन चीजों का समष्टि क्या है, वेष्टि क्या है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब आप देखिए
थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। जीवों में विविधता स्पीशीज के लिए लाभदायक होती है परंतु व्यष्टि के लिए लाभदायक नहीं होती, क्योंकि जीवों में विविधता उसकी प्रजाति के समष्टि के स्थायित्व को प्रदान करती है। आप क्या लिखोगे इतना, अरे यार हमारा समष्टि समष्टि याद कौन रखे ना, तो कुछ कोई बात ना, समष्टि की जगह थे लिख को, समुदाय लिख को, प्रजाति लिख को, किंतु लिख को, किंतु याद रहेगी था फिर की कौन रहेगी। तो जीवों में विविधता उसकी प्रजाति को स्थायित्व प्रदान करती है, इतो चल जाओ, जिससे उसकी प्रजाति अपने आप को विषम वातावरण, विषम को मतलब सम को मतलब समान और विषम को मतलब असमान, यानी असमान वातावरण में अपने आप ने अनुकूलित कर ले। असमान को मतलब अब समझोगे थे, जय मान लो गाय चरने गई, उदाहरण समझो, उदाहरण में लिखा है कौन था, समझाओ लाग रही बोल बोल के समझ जाओ। 100 गाय चरने गई, वहां चलो वहां परिवर्तन हो गया, उठ गई, हिम्मत करी बेचारियां, उठ के चरने गई, वहां परिवर्तन हो गया, वहां विविधता आ गई, ठीक है। दड़ा दड़ चल लाग रही, एक खेत में टूट पड़ी, अगलो डिका है बस। अब वह मतलब वह भटक चल लाग रही बात, तो मांगे एक एकता है बढ़, तो अब माम एक दो कोई रह गई होगी बात करके, इनमें उड़ गई मत इन चल गया, वह एकली होगी, वह वेस्ट ही होगी एकली, वह एक कहानी। अब खतरो मंडरा होगो ने, तो भी एक पर ज्यादा मंडरा होगो, बाम जे सोयाम जे एक जे बैठ जावे ने, बेस को भी पड़ जाए तो भी टक्कर मार मुर्गी खड़ी करके लिया, और वह एकली होगा पड़ जाए तो बिन फिर खत्म ही होना पड़े, और की भी नहीं हुआ, तो वह आपको अस्तित्व ही खो दे, एकली बच्चा ने आपको अस्तित्व ही खो दे, समष्टि पूरी आपको अस्तित्व कौन खोए। समष्टि में विविधता आई है, बाकी वह भी स्थायित्व प्रदान करना खतरा है, जबकि व्यष्टि में इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को विषम वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि विभिन्नता व्यष्टि में हो जाए तो व्यष्टि क्या हो जाती है, समष्टि से अलग हो जाती है, यानी एकली हो जाए, नारी हो जाए, और अपने आप को विषम वातावरण में अपने आप को नहीं बचा पाती है व्यष्टि। आगे समझ में आगे वही बात है, 20 परिवार एक घर हुआ, मतलब 20 परिवार, 20 घर एक परिवार हुआ है, जका में सारा सागा हो जो तो काम न न्यू का न्यू गुपली बेरे बन पड़नी, और बाम एक कर लो न्यारो हो जा, लड़ाई झगड़ो कर गए या कि में और करके एक लो रह लाग जा, 19 एक रह लाग जा, तो 19 पर तो कोई खतरो को नहीं मंड रहा होगा, भी एक पर तो स्वयं ज्यादा खतरो मंड रहा होगा, दिन रात ने दिन में उठतान बैठतान नाचतान तेरे को के करता क्या क्या डर लगा, हर एक चीज में डर सताव हो रहा हूँ, क्यों, क्योंकि विविधता आगी बा एक, और वेस्ट में अकेले में विविधता जब वेस्ट वेस्ट होती है ना, एक समुदाय में एक सदस्य में यदि विविधता आ जाती है तो वो उसके लिए खतरा ही मोल ले लेती है। इसलिए सामंजस्य में रहें, सभी के साथ मिलजुल कर रहें, संगठन बना के रखें, संगठन बनाओगे तभी तो, बड़ा बड़ा महापुरुष कह गए संगठन में शक्ति हो, संगठन में शक्ति हो, तो शक्ति कोई बम थोड़ी हो है, संगठन का मतलब यही है कि संगठन करोगे तो क्या होगा, एक साथ जुड़ के रहोगे, एक साथ रहोगे, एकता में बंधे रहोगे तो क्या होगा, हमारा भी भला, परिवार का भला, हमारी समष्टि समाज प्रजाति समुदाय सबका भला, देश का भला, गांव का भला, बस ठीक है। इससे और बढ़िया क्या होगा, अब एक लाभ पाई नबी ने चाल बोकरा, कोई कि नहीं चाला, कोई कि नहीं चाला, तो उससे क्या होगा, नुकसान ही नुकसान है, और क्या है। तो यही बात है बस। कल आपका जो टेस्ट नहीं हुआ उसके कारण, उसका कारण आपको मैंने बता दिया है। ये आपकी वीडियोस हो चुकी है पूरी कंप्लीट, लगभग 43 मिनट की तो हो चुकी है, 2 मिनट और लगेंगे, लगभग 45 के करीब चला जाएगा। आप लोगों को जैसा कि मैंने कहा था 10 बजे तक अपलोड हो जाएगा, उसके बाद में आप इसको देख लीजिएगा, और देखने के बाद भी इस पाठ में कोई प्रश्न बचते हैं तो एक बार और दर्ज करवा दीजिए मुझे आप SMS के माध्यम से, और उनका वीडियो बना के आपके उत्तर देने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, कम मिलता है, इसलिए 1-2 दिन पहले ही नोट करवा दिया करो। अगले पाठ का टेस्ट होगा वो थोड़ा सा, 9वें पाठ का टेस्ट है वो थोड़ा लेट होगा, आज 20 है तो लगभग 25 या 29 को होगा, ये संभावित डेट है, पहले भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने तक होगा। आप संपर्क में रहोगे तो पूछते रहना, वरना कोई बात नहीं है। आप वीडियो देख रहे हो लगातार, वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दूसरी चीज, आपके ये जो है ना चैप्टर के उत्तर करने के बाद में कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो फोन को, आदत के अपनी भाषा में सुनो, वो फोन ने क्या हुआ कि भाई फोन आगे मेल नहीं गोडा हमारा कॉपी फोन कर ले छाती के सारा ले आ खींच के भेजा भाई जी फोटो आ लियो, अठो खींच वो फोन का सारा लागे बात तो की हो जाए साफ आ जाए, आगे आगे पड़ी है ना टाइट टूट कॉपी की, वह साफ होनी आवे, बाद मैंने कहा मान ली फोटो आई है कौन साफ आई है, कौन साफ आई है, कौन साफ आई है, कौन 4-5 लोगों ने बेड़ा कर लिया बिना काम में। समझने की बात है, मंडा थे समझदार हो रहे हो, 10th क्लास में 14-15 साल ऊंचा हो रहे हो, थाने बेरो एक फोटो क्या खींचे जाए,
एकदम पूरे पेज पर काम कर लियो, पूरा पेज ने एकदम समतल कोई जगह मेल दियो, मेल के ऊपर सीधो फोन करके एकदम पन्ने के ऊपर एकदम सीधो फोन करके फोटो ले जाए। हाँ थोड़ी आपकी छाती कान करके फोटो ले लें बस, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो चीजें आपको सामान्य कॉमन सेंस में आपको समझदारी के हिसाब से आनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा बताने से क्या है, आप लोग खुद समझोगे तभी होगा। मैं ज्यादा बताऊंगा तो खाना खुद पर यारिस या औलाद जी का है, ये चक्कर की है। तो इसको काम अपना क्यों करो। अगली बार जो फोटो भेजो तो पूरे पेज की खींच के फिर ही भेजियो। मेल आई डी थारकन है ही मेरी, फिर भी जगह नए मिले तो यहाँ करियो फिर थे कि वो मेल वाल नए भेजेगा तो फिर यहाँ करियो बन बेड़ी करके कॉपियां रख लियो। जो मार्च में अपनी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो है तो वहाँ क्लास हम लेके आ जियो, बट चेक कर लिया सारी कॉपी। और जब मैं बस तैयारी करता रहो और ज्यादा तनाव लेगा टेंशन लेगा तो फिर क्या वो एग्जाम में बढ़िया प्रदर्शन कौन कर सकोगा, ये चीज की गारंटी है। ज्यादा तनाव लेगा तो ये वास्ता आधी या 1 घंटे तक मनोरंजन कर लिया करो, चाहे फोन देख के टीवी देख के या इन्हें बिना कोई सगा संबंधी ने याद करके या फिर कोई फ्रेंडशिप है आपकी, कोई दोस्ती है कहीं से, कोई बच्चे हैं आपके सहयोगी हैं उनसे कॉल फोन जो भी है उनके साथ आप कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें आधे 1 घंटे में। क्योंकि तनाव में रहोगे तो जो याद कर रहे हो उसको ही भूलोगे पक्का, और ऐसे रहोगे ना तो। हाँ वैसे आप बातें कोई कुरान तो उससे संबंधित बातें करते रहो, ये नहीं कि एक्स्ट्रा चीजों की बातें करते रहें। उससे क्या होगा फिर आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, उधर उधर भागोगे, आप उधर उधर की बातें सुनोगे सीखोगे और करोगे बिना मतलब मन में तनाव आएगा और डर रहेगा आपकी। इससे तो अच्छा है कि भाई किसी से कांटेक्ट भी कर रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट से संबंधित कांटेक्ट करें, संपर्क करें, तो उसमें भी ये चीजें चलती रहनी चाहिए कि भाई मेरे को ये है, ये वो है, फला है, दिक्कत है। ये चलते रहेंगे तो आप लोगों को इतना ज्यादा दबाव भी नहीं फील होगा, बढ़िया एग्जाम में रिजल्ट भी दे पाओगे, प्रदर्शन भी अच्छा कर पाओगे। अन्यथा क्या होता है, एक दिन आप लोग क्या करते हो किसी चीज में लग जाते हो तो काफी टाइम दे देते हो उस चीज को, और टाइम देने के बाद में फिर आपको दूसरे दिन लगता है यार मैंने तो ऐसे टाइम खराब कर लिया, वो कर लिया, फलां कर लिया, दिक्कत कर लिया। उससे क्या हो रहा है, उससे खुद का ही नुकसान कर रहे हो आप, दूसरे का अगले का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है उसमें। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, थोड़ा सा टाइम फिक्सेबल करिए। होमवर्क मिल रहा है तो होमवर्क को पूरा कीजिएगा, और इसके अलावा जो चीजें अभी बताइए उन पे गौर करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि बिना मतलब टेंशन रखोगे तो फिर क्या होगा, जो याद कर रहे हो उससे उसको भूलोगे, गारंटेड बात है ये। बाकी करके देख लो आप लोगों को मर्जी है तो, ठीक है। कल लगभग आपकी सारी क्लासें मैथ्स की हो जाएंगी, पूरी की पूरी 14वीं और 15वीं प्रशालें एक साथ अपलोड हो जाएंगी, वीडियो तैयार किए हुए हैं, सबकी सब आ जाएंगी। आप लोगों को वैसे उनको देख के पूरा 1 झटके में पूरा कंप्लीट कर लेना है। वीडियो काफी बड़ा हो चुका है आज का भी, इसलिए आप लोग देखोगे तो लगभग 2 गुना स्पीड के अंतर देख लेना, ताकि पाठ भी रिवाइज हो जाए और आज का मेरा जो समाचार है संदेश है वो भी आप तक पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत। और कल टेस्ट होगा आपका लगभग 6 बजे के करीब, आ जाएगी आपके पास कॉपी, आ जाएगी टेस्ट की, और आराम से हल कर लीजिएगा। मैं आशा कर रहा हूँ, आप लोगों से आशा करता हूँ कि शायद ईमानदारी से आप करते होंगे। कोई प्रश्न नहीं आता है तो जैसा आता है ना उसका वैसा उत्तर दीजिएगा, ताकि आपको खुद को पता चले कि हम कैसे हैं। बार बार में बताने का क्या फायदा, ऑफलाइन क्लासों में बहुत बार बता चुका हूँ मैं ईमानदारी पर तो। बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि खुद को धोखा दोगे यदि आप थोड़ी सी भी बेईमानी करोगे तो, थोड़ी सी भी बेईमानी कर लोगे तो आप खुद को धोखा दोगे। इसलिए डायग्राम में यदि कुछ चीज भूल रहे हो तो उसको भूलने जाने दो, बस भूल रहे हो उसको वहीं पे छोड़ो। पेपर होने के बाद में कॉपी कर लेते हो, उसके बाद में देखो कि हाँ मेरे से ये भूल हो गई, ठीक है। बस तो धन्यवाद सभी को एक बार पुनः, और लगातार आप इन वीडियोस को देख रहे हैं वो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत ही मेहरबानी आपकी। और इतनी ज्यादा तो क्या है कि आप 10th क्लास में हो, अपना करियर के बारे में देखो ज्यादा तो जल्दी से जल्दी 2 गुना 2 गुना स्पीड में देखा करो वीडियो, कोशिश करा करो, थारो टाइम भी बच जावे और मतलब नेट नाट भी इतनी ज्यादा कौन खर्च हुआ थारी, नहीं तो फिर लड़ता अंड होगा। कई कई टाबरा के हुए कि बे जो थोड़ी सी नेट कोई खराब भी कर देने, वहां इतनी तकड़ी रीस आवे कि रोटी तक कौन खा भाई से, रोटी तक कौन खा ले बोलो थे। स्वास्थ्य को जो किस मेन चीज है बात तक कौन खा, तो बेरून बांग के हो रही है कि न, कोई जिंदगी का मतलब नहीं है ऐसे, टेम्परेरी टाइम पास है वो।